नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड सिनेरियो की, वैश्विक परिदृश्य की। तो विश्व का वैश्विक परिदृश्य जाने बगैर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है, बड़ा समस्या वाला हो जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पहले अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है, जानना है, तो पूरे दुनिया के इस परिदृश्य को जान लीजिए कि दुनिया का परिदृश्य कैसा है, दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है। अगर ये पूरा परिदृश्य समझ में आ गया तो आईआर को समझना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना बड़ा आसान हो जाता है। और देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि वर्तमान परिस्थिति देखकर हमको क्या करना पड़ता है, अपनी नीतियों में, अपने व्यवहार में, सब चीज़ों में परिवर्तन करना होता है। मैंने आपको ये कहा था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है, तो आपको ये समझना होगा कि आप भारत हैं और पूरी दुनिया, जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, जो भी हैं, उनको समझ लेना है कि वो पूरी दुनिया है। उनमें से कुछ आपके भूटान जैसे दोस्त हैं, कुछ आपके अमेरिका जैसे मित्र हैं, कुछ पाकिस्तान जैसे आपके शत्रु हैं। और जैसे एक व्यक्ति अनेकों संगठनों से जुड़ता है, संस्थाओं से जुड़ता है, ऐसे देश भी अनेकों संस्थाओं संगठनों से जुड़ता है। और जो स्थिति व्यक्ति की उन संस्थाओं संगठनों में होती है, वही स्थिति आईआर के अंदर आप देखेंगे तो वही आपके देश की किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन के साथ में होती है। तो आपको हमेशा ये समझ लेना है कि दुनिया आपके सामने खड़ी है और आप एक इंडिविजुअल, एक कंट्री हैं। मैं तो ये कहूँगा भारतवासी हैं, तो अपने आप को भारत ही समझिए, इंडिया ही समझिए। तो जैसे हम अपनी नीतियों को, अपने निर्णयों को अपने आसपास के परिदृश्य को देखकर, परिवेश को देखकर निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे हर देश भी ऐसे ही करता है। लेकिन उसको जानने से पहले कि हम पॉलिसी क्या बनाएंगे, नीतियाँ कैसे बनाएंगे, सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए कि वैश्विक परिदृश्य क्या है, वर्तमान का जो पूरा वर्ल्ड सिनेरियो है वो कैसा है। अगर हमने विश्व के परिदृश्य को जान लिया तो हमारे लिए हर चीज़ जानना क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। इट इज़ अ ईजी फॉर अस, यस और नोट, बिल्कुल। लेकिन पहले जान लें कि दुनिया कैसे है। हालांकि ज्योग्राफी तो पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन एक समझने के लिए दोस्तों, ये हमारे कॉन्टिनेंट है, आप जैसे जानते भी होंगे। ये हमारा एशिया हो जाता है दोस्तों, ये एशिया हमारा। फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा अफ्रीका, इधर ये आपका यूरोप, ये आपका साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका को मिलाकर ये, और साउथ अमेरिका को मिलाकर ये आपका लैटिन अमेरिका, और ये आपका मध्य अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। फिर आपका अटलांटिक और अटलांटिक, ये आपके कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। दुनिया में देश कई हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं वो 93, यानी कि 193 कंट्री क्या हैं, यूनाइटेड नेशंस के क्या हैं मेंबर हैं दोस्तों, उसके सदस्य हैं। जिसमें से 2 कंट्री जो हैं वो होली स्टेट यानी कि वेटिकन सिटी, और आपका स्टेट ऑफ फलस्तीन, ये जो हैं इसके यूनाइटेड स्टेट के ऑब्जर्वर स्टेट हैं, यानी कि ऑब्जर्वर स्टेट्स ये होते हैं। 2 कंट्री आपके ऐसे हैं। इसके अलावा 2-3 कंट्री ऐसे हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसा एक तो आपका ताइवान, ताइवान ये वही जिसका चाइना से टशन रहता है, और चाइना ताइवान को अपना पूरा लैंड बोलता है, ताइवान चाइना को अपना पूरा लैंड बोलता है। यहाँ पे आप थोड़ा अगर देखेंगे तो ये आपका चाइना, और चाइना के पास यहाँ छोटा सा ये आपका ताइवान है दोस्तों। जब हम लोग मैप दिखाएंगे, मैं चर्चा करूँगा, तो जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपका एक ताइवान है, छोटा सा कंट्री ताइवान। तो जब हम लोग चीन और ताइवान को पढ़ेंगे, यानी कि चीन को पढ़ेंगे, तब मैं ताइवान पे भी चर्चा करूँगा और ताइवान के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि ताइवान की पोजीशन क्या है, ताइवान की स्थिति क्या है।
दूसरा, कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे एक आपका एक कुक आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, एक न्यू आइलैंड की बात कर रहे हैं। ये दोनों जो स्टेट हैं इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ में एसोसिएशन किया हुआ है कि हम तो न्यूजीलैंड के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ रहकर हम लोग काम करते हैं, उसके साथ ही मिलकर हम लोग काम करते हैं। तो ये न्यूजीलैंड से जुड़कर काम करते हैं, तो इनको भी एक फ्री कंट्री की तरह कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भूटान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो थी 1949 में एक समझौते के तहत, संधि के तहत अपनी पूरी विदेश नीति, या मैं कहूँ अपनी एक्सटर्नल सोवरेंटी, यानी कि जो वैदेशिक मामले थे, फॉरेन रिलेशन मामले थे, ये सब इंडिया को दिए हुए थे। 2007 में संधि समाप्त हो गई थी, हालांकि भूटान उससे पहले ही यूएनओ का मेंबर बन चुका था। तो ये मतलब कि मैं जब चर्चा करूँगा, भूटान पढ़ाऊँगा, तब मैं पूरी कहानी बताऊँगा। तो उसी तरीके से ये दो कंट्री, कुक आइलैंड और आपका न्यू आइलैंड, ये दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये आपका है, तो यहीं पर आपका कुक और न्यू आइलैंड है। यहाँ पर छोटे से देश हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ में संधि की हुई है। तो ये मैंने आपको एक दुनिया का हल्का सा एक मैप दिखाया। मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा क्योंकि ज्योग्राफी का काम है, मैं तो अपने वर्ल्ड सिनेरियो पर चलता हूँ। आइए देखिए दोस्तों, दुनिया देखिए दोस्तों, जो आज वर्तमान दुनिया की हम बात करेंगे, वर्तमान जो विश्व है उसकी जब हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान विश्व जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व है। हम प्रथम विश्व युद्ध की बात नहीं करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बात नहीं करेंगे, वह फिर तो वो इतिहास हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन आज का जो परिदृश्य है वो हमको देखने को मिल रहा है कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। क्यों? भारत पहले तो किसका था आपका, एक गुलामी कंट्री था, गुलाम था। तो गुलाम कंट्री का कुछ अस्तित्व नहीं है, तो उससे पहले काफ़ी औपनिवेशिक शक्तियों का पूरे विश्व भर में कंट्रोल था। उससे पहले एक अलग दुनिया थी, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। मेन बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के विश्व की, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की हम बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो भी विश्व है उसका इम्पैक्ट आज तक भी विश्व के ऊपर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो दुश्मनियाँ शुरू हुई, उस समय जो मित्रता शुरू हुई, वो आज तक भी आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं। कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते रहते हैं, कुछ बदली हैं, कुछ नहीं बदली हैं, लेकिन उनके प्रभाव आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कंट्री में सबसे बड़ी टसल शुरू हुई थी, अमेरिका और यूएसआर के बीच में। ये तो हुआ कि यूएसएसआर के स्थान पर रूस आ गया, लेकिन तनाव जो है उसमें कोई ज़्यादा अंतर अमेरिका और रूस के बीच में नहीं आया है। वो तनाव, वो टसल, वो टेंशन आज भी आपको देखने को मिलती है। तो वैश्विक परिदृश्य दोस्तों हम समझ रहे हैं, तो वैश्विक परिदृश्य को जब हम लोग समझ रहे हैं, तो हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक का परिदृश्य क्या है। तो पहले हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। पहली घटना हम लोग बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। दोस्तों क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है यानी कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो आपका सेकेंड विश्व युद्ध हो जाता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका सूर्य अस्त होता है, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर समाप्त होता है और विश्व एक नई दुनिया की ओर प्रवेश करता है। और विश्व में दो नई शक्तियों का आगाज होता है, यानी कि जहां पहले यूरोप का, और यूरोप में भी किसका, ब्रिटेन का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का बोलबाला था पूरी दुनिया पर। लगभग ये मान के चलिए आधी दुनिया पर जो नियंत्रण किया हुआ था वो ब्रिटेन ने किया हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन की शक्ति को, साम्राज्य को अस्त करता है। और यहाँ पर दो सूर्य उभर कर आते हैं, वो थे एक तो आपका अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। एक तरफ आपका अमेरिका यूएसए और दूसरी ओर आपका क्या, यूएसएसआर। अमेरिका और यूएसएसआर, कमाल की बात देखिएगा दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रगल और एक शत्रुता शुरू होती है, प्रारंभ होती है एक नए तरह की, वो भी मैं चर्चा करूंगा।
और जो शत्रुता प्रारंभ हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो शत्रुता अभी तक भी दोनों देशों के बीच में चल रही है। वो युग तो चल रही है, बहुत बड़ा अंतर दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलता। लगातार कुछ ना कुछ दोनों बीच में टेंशन चलती रहती है। वो नए तरह का जो युद्ध प्रारंभ होता है, उस नए तरह के युद्ध को नाम दिया गया कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। शीत युद्ध। प्रश्न बनता है, शीत युद्ध क्या होता है, कोल्ड वॉर क्या होता है। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें कि कोल्ड वॉर क्या होता है, कोल्ड वॉर को कई बातें बोली गई, कई नाम दिए गए, लेकिन मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलता हूं, कोल्ड वॉर इज ए डायलॉग वॉर, यानी कि एक वाक युद्ध है। इसमें जो लड़ाई परंपरागत होती थी वो नहीं होती है, लेकिन युद्ध का माहौल हमेशा बनाए रखा जाता है। हमेशा से लगता है कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। इस शीत युद्ध के अंदर, इस कोल्ड वॉर के अंदर दोनों देश एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वैचारिक युद्ध करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक इंपैक्ट डालने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक घटना आपको बताऊं, दोनों देशों के बीच में, यूएस और यूएसआर के बीच में एक स्पेस वॉर हुआ दोस्तों। एक देश ने घोषणा की कि हम क्या करने वाले हैं, हम चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। दूसरे देश को जानकारी मिली तो दूसरे देश ने उनके भेजने से पहले ही एक एनिमल को क्या किया, स्पेस पर भेज दिया, चांद पर भेज दिया। फिर दूसरे देश ने घोषणा करी कि हम क्या करेंगे, सीधा अब ह्यूमन को भेजेंगे। उन्होंने ह्यूमन को भेजा, हालांकि वो भी एक कंट्राडिक्टरी है कि ह्यूमन गए भी थे या नहीं गए थे, या कहीं ऐसे ही बाद में बहुत सारी थ्योरीज आई कि कहीं ऐसे खुले में ले जाके फ़ोटो वोटो खींच के लगा दिया था। अभी तो बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो अमेरिका ने कहा था कि हम सैटेलाइट भेजेंगे, रशियंस ने क्या किया, पहले सैटेलाइट भेज दिया, और सैटेलाइट भेजने के बाद कुछ इस प्रकार से भेजा कि वो इतना अच्छी लाइटिंग के साथ भेजा कि अमेरिकन उसको दूरबीन आदि के माध्यम से देख सकते थे। और जामुन भी ऐसा भेजा जिससे अमेरिकन देख लें। अमेरिकन को लगा कि यार रशिया मुझसे स्ट्रांग है, मुझसे ताकतवर है, ऐसा भाव दिखाने के लिए। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर पाकिस्तान कोई ऐसा काम कर दे जो भारत ने अभी तक ना करा हो, कुछ ऐसा कोई काम कर दे, तो हम लोगों को क्या लगे, पाकिस्तान करके दिखा दिया, पाकिस्तान हमसे मजबूत है, पाकिस्तान हमसे ताकतवर है, पाकिस्तानी फूले नहीं समाएंगे कि हमने करके दिखाया, कमाल कर दिया। तो ऐसे ही आपका अमेरिका और यूएसआर के बीच में एक का वोट चलता था, उन्होंने भेजा, ये करा, वो करा, चलता रहता था दोनों के बीच में। तो ये भाव क्या था, मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, एक दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न करना। तो कोल्ड वॉर मतलब वॉर कभी नहीं होना, मार पिटाई कभी नहीं होनी, लात गुस्से कभी नहीं चलने, गोली बंदूक कुछ नहीं चलना, बस केवल क्या करना है, जमा खर्च करना है, जबानी जंग होनी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं इस घटना को कुछ ऐसा बयां करता हूं, दो गाड़ी चलाने वाले सड़क पर टकराए, और टकराने के बाद कार के अंदर बैठे बैठे स्टीयरिंग पकड़े पकड़े एक दूसरे को क्या करें, प्यारे प्यारे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं। मैं ये कर दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं ये कर दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं ये कहता हूँ करना है तो बाहर निकल के कर ही लो, लेकिन करते नहीं है। थोड़ी देर बाद संघर्ष करने के बाद पीछे कब गाड़ियों के होने लगेंगे तो दोनों क्या बोलेंगे, चल रहने दे, बाद में देखेंगे तने, यानी कि उस समय उसको रहने दे। लेकिन तनाव ऐसा बना दिया कि अभी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मार पीटिए खत्म करेंगे। तो दैट इज द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, यानी कि युद्ध का एक माहौल बना देना, ऐसा माहौल कि न जाने किस समय लड़ाई छिड़ जाए। जैसे भी हाल ही में अब भारत चीन के बीच में भी गालवान वैली की जब घटना हुई थी, तो तब ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है भारत और चीन में कुछ छोटा सा संक्षिप्त सा बॉर्डर पे युद्ध हो जाए, क्लैश हो जाए, इस तरह का माहौल बने रहना।
तो शीत युद्ध देखने को मिला, एक नए तरह का युद्ध, कोल्ड वॉर, इज ए डायलॉग वॉर, वाक युद्ध इसको कहा गया। कौन कौन से देशों के बीच में? एक तरफ आपका अमेरिका, यूएस, और दूसरी ओर आपका कौन? यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में देखने को मिला। दोस्तों बड़ी कमाल की बात थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों देश मित्र राष्ट्र के जो संगठन बना था, जो एक गुट बना था, एक अलायंस बना था मित्र राष्ट्रों का, उसमें ये दोनों देश क्या थे? एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगेंस्ट कौन थे? धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, जापान, ये कंट्री थे। और इधर कौन कंट्री थे दोस्तों? इधर आपका यूएस है, ब्रिटेन है, यूएसएसआर है, ये सब कंट्री एक साथ में थे, एक साथ खड़े होकर आपका जर्मनी, इटली और जापान से लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसा दोनों के बीच में क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए थे? शत्रु बन गए थे। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः 3 कारण बताए जाते हैं, 3 कारण बोले जाते हैं, या हम 3 कारणों पे फोकस कर सकते हैं। पहला तो एक दूसरे के अगेंस्ट अविश्वास की खाई। कि भाई एक दूसरे के प्रति वॉर के दौरान ही एक दूसरे के प्रति अविश्वास आने लगा था, होने लगा था, पहला। दूसरा कारण, दोनों ही क्या थे? विजेता देश थे, विनर कंट्री थे। और विजेता देश होने के कारण, राष्ट्र होने के कारण, युद्ध से जो लाभ हुए थे उस लाभ को अधिक से अधिक दोनों ही ज़्यादा पाना चाहते थे। क्योंकि इससे पहले तो ब्रिटेन महाशक्ति हुआ, तो ब्रिटेन तो साइड हो चुका है, ब्रिटेन तो क्या हो चुका है? ब्रिटेन का सूर्य तो अस्त हो चुका है। हालांकि ब्रिटेन विनर कंट्री में था, ब्रिटेन जो था वो विजयी राष्ट्रों की श्रेणी में था, लेकिन सारा जो वॉर हुआ था वो यूरोप के लैंड पे हुआ था। तो ब्रिटेन जीता तो था, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हुआ था कि वो भारत जैसे देश पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ना पैसा था, बहुत सारे इश्यूज थे। तो ब्रिटेन का साम्राज्य जीतने के बाद भी अस्त हो चुका था, और थोड़ा बहुत बाद में फिर आपका सुएज संकट समझने ने वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो दोनों विनर कंट्री, तो विनर कंट्री होने के चाहते अमेरिका भी चाहता था कि युद्ध से जो लाभ होता है, लाभ क्या होते हैं दोस्तों? जिस देश को आपने हराया तो उस देश के संसाधनों का बंटवारा होता है, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो युद्ध का पूरा खर्चा वहीं से निकालेंगे। मान लो एक कंट्री के 1 करोड़ रुपये निकले लगे युद्ध में, तो जो कंट्री हारा 1 करोड़ रुपया वहाँ से निकाला जाएगा, चाहे उसका तेल वहाँ से एक्सप्लोइट करें, चाहे वहाँ की उनका कोई और संसाधन यूज़ करें, वो लेकर, चाहे सोना, जैसे पहले राजा महाराजा करते थे, एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक किया, अटैक करके वहाँ का सोना वोना लूटा, जिससे उसके युद्ध के खर्चे निपट सके, पूरे हो सके। ऐसा ही उस समय हुआ दोस्तों, सेम यही बात उस समय हुई थी, यही कंडीशन उस समय हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो दोनों ही विजेता थे, दोनों ही क्या थे? विनर कंट्री थे। तो दोनों ही युद्ध के लाभों को क्या करना चाहते थे? उठाना चाहते थे, युद्ध के लाभ को लेना चाहते थे। पहली बात तो ये थी। इसलिए क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। वो चाहेगा मैं ज़्यादा लूँ, वो चाहेगा मैं ज़्यादा लूँ। तो दूसरा कारण था विजेता कंट्री होने के नाते, विजेता के कारण युद्ध के लाभ को उठाने की इच्छा। और तीसरा बातें थी दोस्तों, तीसरा कारण क्या था? एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था दुनिया के सामने। वैक्यूम कैसा? भाई पहले तो एक ध्रुवीय विश्व था, से मान लीजिए ब्रिटेन के कंट्रोल में था, यूरोप के कंट्रोल में था। अब ब्रिटेन का सूर्य तो अस्त हो चुका है। अब कौन सुपर पावर है दुनिया के अंदर? वो इज द सुप्रीम कंट्री इन द वर्ल्ड। कि किस देश सबसे शक्तिशाली पूरी दुनिया के अंदर? तो उस एक वैक्यूम को पूरी दुनिया का लीडर बनने के लिए भी एक संघर्ष था। तो दोनों देशों के बीच में वैश्विक नेतृत्व करने की जो उत्कंठा थी, या
कहते ना एक महत्वाकांक्षा थी, उसने भी दोनों को एक दूसरे का शत्रु बना दिया, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। तो ये 3 कारण मूल्य मुख्यतः माने जाते हैं। बात एक ये भी कि अविश्वास किन बातों से हुआ था। जब जर्मन सेनाएं रूस के अंदर एंट्री कर रही थी तो तब रशिया ने कहा था इन सब मित्र राष्ट्रों से कि जर्मन के अगेंस्ट एक बॉर्डर और खोल दीजिए, ताकि जो जर्मन आर्मी है वो क्या हो सके, 2-3 जगह बढ़ जाए तो उसकी जो पूरी फोर्स उसने रशिया के अगेंस्ट लगा रखी है उसको रोका जा सके, उसमें कमी आए। भाई जाहिर सी बात, जब शक्तियाँ बटेंगी, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान को 1965 में ऐसे ही तो घुटने टिकवाए थे। पाकिस्तान नहीं तो लग गया था पूरा कश्मीर के बॉर्डर पर टाइट होके कि मैं तो उसको अब ज़मीन ले लूँगा। तब शास्त्री जी ने और बॉर्डर खुलवाए, जिससे पाकिस्तान की आर्मी क्या हो गई, बट गई, और फिर हम युद्ध को क्या हो गए, 65 के युद्ध को जीत गए। तो यही बात दोस्तों यहाँ पर उसने रशिया ने कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये बात बाद में रशिया को पता चला कि ये जानबूझकर अमेरिका जैसे देशों ने नहीं किया था, ये जानबूझकर अमेरिका जैसे देशों ने नहीं किया था ताकि रूस कमज़ोर हो जाए। तो जाहिर सी बात है रूस को इस बात पे अग्रेसिव आना ही था। एक तो अविश्वास इस पे भी, और भी बहुत सारे कारण थे, और भी बहुत सारे रीजन थे। और केवल अमेरिका ऐसी, रशिया की ओर से ही बहुत सारे स्टेप ऐसे हुए। रशिया ने जो बहुत सारे कमिटमेंट किए थे उसने वो कमिटमेंट तोड़ने शुरू किए अमेरिका के साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ। तो कई कारण बनते हैं अविश्वास को उत्पन्न होने के। एटॉमिक वेपन जो था, परमाणु बम था, उसको लेकर भी बातें आती हैं कि परमाणु बम की जानकारी ब्रिटेन को तो दी गई थी लेकिन रशिया को नहीं दी गई थी। रशिया को ये बात भी उचित नहीं लगी कि भाई जब हम आपके साथ मिलकर लड़ रहे थे तो आपके पास इस प्रकार का कोई वेपन था तो आपको हमको भी जानकारी देनी चाहिए थी। तो ये कई वजह थी जिनके कारण अविश्वास उत्पन्न हुआ और ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के शत्रु बने, एक दूसरे के शत्रु बने। क्लियर दोस्तों। यूएस और यूएसएसआर, जो यूएसए था, यूएसए ने क्या किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए इसने एक ग्रुप बनाना शुरू किया, एक अलायंस बनाना शुरू किया। और वो जो अलायंस बनाना शुरू किया, इसने कैपिटलिस्ट कंट्री को, यानी कि जो वर्ल्ड के जो पूंजीवादी देश थे जहाँ पर कैपिटलिज्म था जिन देशों में, उन पूंजीवादी देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, जिसको पहली दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, इसको पहली दुनिया कहा गया। और इन्होंने अपने हितों को पूरा करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस बनाया, एक सैनिक गुट बनाया जिसका नाम था नाटो। क्या गुट बनाया दोस्तों? नाटो। आज भी है नाटो, उस समय भी था, आज भी है नाटो है। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक अलायंस बनाया, अपना एक गुट बनाया। किस लिए? ताकि अपने हितों को, अपने इंटरेस्ट को पूरा किया सके और हम मजबूती से क्या हो सकें, खड़े हो सकें किसके सामने, रशिया के सामने, दूसरे किसी कंट्री के सामने। नाटो बनाया। इधर ये जो आपका यूएसआर था, यूएसआर ने क्या किया, आइडियोलॉजी को बेस बनाया। और आइडियोलॉजी को इसने क्या किया, जहां जहां जो मार्क्सिस्ट कंट्री थे, यानी कि साम्यवादी जो देश थे, मार्क्सवादी साम्यवादी जो देश थे, उनको साथ लेकर चला और उनका अपना एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। उसको कहा गया वार्सा पैक्ट। अब ये वार्सा पैक्ट है नहीं, पहले था, अब तो उसकी जगह सीटो आ गया है। वार्सा पैक्ट बनाया किसके लिए? या तो एक तो उसके लिए नाटो से लड़ने के लिए या नाटो के सामने खड़ा करने के लिए। क्लियर दोस्तों, नाटो से फाइट करने के लिए वार्सा पैक्ट। तो इधर एक मिलिट्री अलायंस नाटो और इधर भी एक मिलिट्री अलायंस वार्सा पैक्ट। दोनों जो मिलिट्री अलायंस थे ये सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित थे, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्योरी पर बेस्ड थे। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत क्या होता है? अगर इसके 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर में किसी एक पर भी अटैक होता है, आक्रमण होता है किसी भी तरह का, तो वो अटैक केवल एक पर नहीं माना जाएगा, इन सब के ऊपर अटैक माना जाएगा। और ये सब मिलकर क्या करेंगे, यूएसएसआर से फाइट करेंगे। जिसने भी अटैक किया उस कंट्री से क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे।
ये था आपका सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, जिसको आप मिलिट्री अलायंस से बने थे। क्लियर। अमेरिका ने दुनिया के साथ में अपने हितों को पूरा करने के लिए, कि हम दुनिया से क्या कर सकें, अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को पूरा कर सकें, तो हित को पूरा करने के लिए इसने न्यू कॉलोनिज्म यानी कि नव उपनिवेशवाद को सहारा बनाया। नव उपनिवेशवाद किसने दोस्तों? अमेरिका ने। पूरी दुनिया से अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए नव उपनिवेशवाद, न्यू कॉलोनिज्म को आधार बनाया, बेस बनाया। और यहाँ यूएसएसआर ने अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए व्यू इंपीरियलिज्म यानी कि वैचारिक साम्राज्यवाद को सहारा बनाया। प्रश्न बनता है कि ये नव उपनिवेशवाद क्या है, लेकिन नव उपनिवेशवाद से पहले जानिए उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ब्रिटेन ने हमको क्या बनाया था दोस्तों? ब्रिटेन ने हमको जो बनाया था वो बनाया था अपना उपनिवेश बनाया था, यानी कि अपनी कॉलोनी बनाया था। ब्रिटेन ने हमें क्या बनाया था? अपनी कॉलोनी यानी कि अपना उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करके उसके संसाधनों का दोहन करना, और दोहन भी इस प्रकार करना कि भविष्य तक यानी कि आने वाले समय तक, लंबे समय तक उसके संसाधनों पर हमारा ही नियंत्रण रहे, उसके संसाधनों का प्रयोग हम अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए करें, देश की तरक्की के लिए करें। क्लियर? संसाधनों पर पूरा नियंत्रण हमारा रहे और उस देश का सारे संसाधनों का प्रयोग हम अपने लिए करें, हमारे लिए होना चाहिए लंबे समय तक, लंबे समय तक। कभी वो क्या समय खत्म ना हो, हमारा ही कंट्रोल रहे। अब इस कार्य को करने के लिए उपनिवेशवाद में राजनीतिक सत्ता में तो कब्जा हुआ, कब्जा करने वाले संसाधनों में नियंत्रण हुआ। अब इन संसाधनों पर और अपने कब्जे को स्थायी रूप से कंट्रोल बनाए रखने के लिए वहाँ पर संस्कृति तक, जीवन तक पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, कल्चर तक को नष्ट करने का प्रयास, ताकि ये पूरा क्या हो, रस बस जाए हमारे रंग में। आपको याद होगा कि ब्रिटेन ये कहता है, ब्रिटेन के पीएम ये कहते हैं आज़ादी से पहले कि भारतीयों को तो हमारा शुक्रिया करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए शुक्रिया, थैंक यू? कि तुम अनसिविलाइज्ड पीपल थे, यानी तो दोस्तों मैं उपनिवेशवाद के बारे में बता रहा था कि जो उपनिवेशवाद है यानी कि जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनिज्म में क्या होता है आपका कि व्यक्ति के जीवन तक पे, संस्कृति तक भी नियंत्रण कर लो। तो जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश ये कहा करते थे कि इंडियंस को तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूछा भी क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं तुम लोग अनसिविलाइज्ड पीपल थे, तुमको हमने क्या किया, सिविलाइज किया, तुमको हमने सभ्य बनाया, तुम्हें तो इसके लिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। तो गांधी जैसे नेताओं ने कहा ऐसा बाहर निकलो, असभ्य हमको बता रहे हो। जिस समय तुमको बोलना तक नहीं आता था, ढंग से रहना नहीं आता था, उस समय हमारे यहाँ पर क्या थी, संस्कृति विकसित थी, अच्छे खासे हमारे पे नगर थे, सुनियोजित घर थे, सुनियोजित तालाब थे, हम उस समय से सभ्य हैं। हमारे यहाँ के रामायण महाभारत पढ़ के, वेद को पढ़ के तुमने ज्ञान प्राप्ति करी। तो ये सब बातें रहने दीजिए, हम क्या सभ्य क्या सभ्य नहीं है ये हमको पता है। तो कहने की बात ये थी, उनका तो मोटिव ये था कि अगले व्यक्ति का उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तोड़ दो। दोस्तों ये देखा होगा राजनीति में होता है, पॉलिटिक्स में होता है। मैं हल्का सा आपको बताऊँ, राजनीति में क्या होता है, राजा एक होता है, बाकी सब प्रजा होती है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रजा में कुछ लोग सक्षम नहीं होते वो राजा नहीं बन सकते। मैं मानता हूं कि सभी प्रजा सक्षम नहीं होती, क्योंकि सभी व्यक्ति विवेकशील नहीं होते।
बुद्धिशाली तो होते हैं लेकिन विवेकशील नहीं होते, कि उनको हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या है, विवेकशील हैं, ऐसा नहीं होता, विवेकशील नहीं होते। लेकिन उसमें विवेकशील के कारण क्या बनते हैं दोस्तों, कि विवेक तो होता भी है लेकिन इतनी सारी परिस्थितियाँ, इतना सारा माहौल, इतनी सारी कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर हावी, कि उनका जो विवेक होता है वो कुंठित हो जाता है, कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है। तो विवेक की जब कमी होती है, या विवेक को मान लीजिए कुंठित है या दबा हुआ है या किसी और कारण में उलझा हुआ है, तो वो उतनी बड़ी संभावनाएं अपनी सोच नहीं सकते। लेकिन मैं ये मानकर चलूं, प्रजा में 20, 25, 30% तो लोग होंगे जो राजा बनने की क्षमता रखते हैं, राजा बनने का प्रयास भी करते हैं। तो राजा क्या करता है, उस प्रजा के 20-30% को राजनीति के माध्यम से उसको किसी भी तरीके से, या तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाकर या किसी भी तरह का प्रभाव बनाकर उनको दबाने का प्रयास करता है, ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो क्या हो, पनपे नहीं, वो बढ़े नहीं, और वो क्या हो, नियंत्रित हो, कंट्रोल हो, ताकि उससे क्या हो, राजा की कुर्सी पर, राजा के पद पर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना है, प्रॉब्लम ना है। तो ये बड़ा एक इश्यू रहता है किसके साथ में दोस्तों, राजा के साथ में। तो राजा हमेशा प्रयास करेगा कि प्रजा का मनोबल उतना बढ़े तो सही, लेकिन इतना मनोबल ना बढ़े कि उसकी कुर्सी को चुनौती दे दें। तो यही राजनीति होती है, यही पॉलिटिक्स होती है। यस और नोट। तो मैं बात कर रहा था किसकी, उपनिवेशवाद की। तो जैसे राजा करता था, राजा ने क्या किया, राजा ने भी यही काम किया। तो यही काम ब्रिटेन करता था। ब्रिटेन चाहता था कि इंडियंस का इतना मनोबल तोड़ दो, इनकी कंडीशन इतनी बुरी बना दो कि ये भी कभी कल्पना ही ना कर पाए, कभी सोच भी ना पाए कि हम कुछ ऊंचे बन सकते हैं, हम कुछ बड़े कर सकते हैं। और इंडियन को कह दो कि तुम लोग तो हमेशा गुलाम होने के लिए पैदा हुए हो, यानी कि तुम केवल गुलाम हो सकते हो, तुम केवल गुलाम होने के लिए पैदा हुए हो। यस और नोट। ऐसा एक पूरा इन्वायरमेंट इंडियंस के दिमाग में डाल दो। लिख भी देते थे ना कि इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड हियर, कि इंडियंस और डॉग यहां पर अलाउड नहीं है। दैट्स क्लियर। तो ये कार्य कौन करता है दोस्तों, ये कार्य करते थे ब्रिटिश से, राजा करता है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। तो उनकी कोशिश थी कि वो था आपका किसका, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं न्यू कॉलोनिज्म का, नव उपनिवेशवाद का, नव उपनिवेशवाद में क्या होता है दोस्तों, नव उपनिवेशवाद में ये होता है कि यहां पर राजनीतिक सत्ता पे नियंत्रण करने का प्रयास नहीं होता। यहां पे क्या होता है, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण करे बगैर शोषण का तरीका नया निकाला गया। वो शोषण का तरीका क्या था, वो शोषण का नया तरीका था आर्थिक सहायता, अनुदान, ऋण, बहुत सारे तरीके। यानी कि आप देश को क्या करो, लोन दे दो। आप देश को क्या करो, लोन के अलावा इकोनॉमिकल हेल्प कर दो, आर्थिक सहायता दे दो, आर्थिक अनुदान दे दो, और फिर उस देश से अपने मन मुताबिक कार्य करवाओ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान, बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जरा सा भी चूं चा चैं करता है, तत्काल क्या होता है, सऊदी भी कान अड़ देता है। कैसा है, फालतू की चूं चा मत करो, जितना पैसा दे वो पैसा लौटाओ। पाकिस्तान कहता है आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं तो ऐसे ही चूं चा कर रहा था। हक नहीं है तुम्हें चूं चा करने का, क्योंकि तुमने इतना पैसा हमसे ले रखा है, तत्काल पैसा लौटाओ। अगर चीन के अगेंस्ट को चूं चा करता है, गवादर को लेकर चीन को कुछ कहता है कि ये ज़मीन तो हमारी है, आपने यहाँ पर ये सेंटर क्यों बना दिया, चीन कहेगा बकवास नहीं क्या करते, पैसा इतना लेने के बाद करोगे तो पैसा वापस लौटाओ। पैसा लौटाने वापस पैसे नहीं है तो क्या होगा, पूरी ज़मीन फिर मेरी हो जाएगी। चीन कहेगा पूरी ज़मीन मेरी हो गई, बात खत्म। अब हम चाहे यहाँ पर कुछ भी करें, चाहे यहाँ पर हम चमगादड़ पालें, चाहे हम यहाँ पर बिच्छू पालें, जो मन कर वो करेंगे, लेकिन तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान यही तो कंडीशन है। पहले अमेरिका से ही कंडीशन थी, ये तो लोन की कर्जे बता रहा हूं, या फिर आर्थिक सहायता कर दो, हेल्प कर दो। जैसे आप हेल्प करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे तो भी कमाल हो जाएगा, तो भी चीजें बदल जाएंगी।
गाँव में कहावत कही जाती है, दो तरह के बच्चे जो हमेशा माँ बाप की छत्र छाया में रहे, कभी बाहर निकले नहीं, कभी दुनिया को फेस नहीं किया, गली मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया, जाते पापा मम्मी के पास पहुंच गए, पापा मेरे को मारा, मम्मी मेरे को मारा। हर छोटी बात के लिए किसी महिला ने, किसी युवती ने, किसी युवक को, या किसी युवक ने किसी युवती, किसी को बदल ले, चाहे युवती युवक कुछ भी कर लीजिए, किसी ने कुछ कह दिया जाकर पापा मम्मी को बता रहे हैं, खुद अपने आप किसी चीज को टैकल नहीं किया, कभी टैकल कर नहीं पाए, तो उनके सक्सेस होने की संभावनाएं काफी कम होती है। क्योंकि कब तक आप माँ बाप से हर बात को पूछते रहेंगे, हर बात को माँ बाप से पूछते रहेंगे। एक ये कि नहीं भैया मैं खुद डिसीजन लूंगा, खुद समझूंगा, परिस्थिति आएंगे, हाँ बहुत विकट परिस्थितियां होंगी, कुछ बड़े डिसीजन होंगे, तो मैं पापा मम्मी से पूछूंगा। मैं देखता हूँ कई बार लड़के बड़े बड़े डिसीजन पूछते हैं, छोटी बातों में पूछते हैं। शादी का मामला आएगा तो खुद कर लेंगे, और मामलों में क्या करेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे। जबकि वो बड़े डिसीजन, उसमें अनुभव की जरूरत होती है, उसमें हमारा अनुभव काम नहीं करता है, उसमें माँ बाप की जरूरत होती है, वो हम लोग उनसे अनुभव लेते नहीं है कि बताइए आपके हिसाब से ये सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये पूछना चाहिए। चलिए, कुल मिला के कहने की बात ये है, आप किसी को हेल्प करो तो वो हेल्प का आदी बन जाता है, और वो हमेशा क्या होगा, आपकी तरफ देखता रहेगा, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, खड़ा ही नहीं होने दिया अपने पैरों पर। पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान जैसे ही बना, बनते ही उसको अमेरिका ने गोद दे लिया। अमेरिका ने गोद से हल्का सा हिलाया गिराया, चीन ने गोद ले लिया। पाकिस्तान आज भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसे ये नहीं समझ में आ पा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को, सरकार को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी, कि हमारा देश चल किसके ऊपर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी चला रही है, या आर्मी चला रही है, या वहाँ के जो आपके रेडिकल ग्रुप्स है वो चला रहे हैं, या टेररिस्ट चला रहे हैं, या अल्लाह के भरोसे चल रहा है। डेफिनेटली अल्लाह के भरोसे चल रहा है, उनमें तो किसी में दम है नहीं, जी क्यों रहे हैं पता ही नहीं है। कभी सेना कुछ बोलती है, कभी पॉलिटिकल लीडर्स कुछ बोलते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता हो क्या है, सिस्टम क्या है, करप्शन कितना है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं पता उनको। वहाँ तो ये तक नहीं पता प्रधानमंत्री को कि उनकी सेना का एक बड़ा हिस्सा कारगिल में घुसपैठ कर चुका है, ये तक पीएम को नहीं पता था। पीएम को बाद में चलता है जब हमारे पीएम बताते हैं भाई तुमने घुसपैठ करवा दी, तब नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ से बात करते हैं, उनका आँख की तो है। आप सोचिए क्यों, क्योंकि स्टैंड नहीं हो पा रहा, उसको पता नहीं संविधान क्या होता है। संविधान कहने का संविधान है, लेकिन संविधान चलता थोड़ी सिस्टम है, कितनी बार तक अपलोड हो चुका है। लेकिन हमारी देखिए आप, दिक्कत हुई शुरुआत में, पिटाई भी 62 में हमारी पिटाई भी हुई, बहुत दिक्कतें हुई, बहुत इश्यूज आए, गरीबी इस कदर आई कि हमको अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा पैसा लेने के लिए, तेल लेने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इश्यूज हुए। लेकिन गिरे पड़े हुए सवाल, कहते हैं ना कि जब तक गिरोगे नहीं, धूल में सनोगे नहीं, तब तक सवार नहीं बनोगे। तो सवारी करना केवल क्या है ना, देखने से नहीं आता कि घोड़ा ये है और घोड़े पे बस हम बैठ जाएंगे चल जाएंगे, ऐसे नहीं आएगा। या वीडियो गेम में लेके बैठ के घोड़ा खूब दौड़ा लिया, ऐसे घोड़ा चलाना नहीं। घोड़ा तभी दौड़ाना आएगा जब घोड़े पे बैठोगे, 2-4 बार गिरोगे, तभी दौड़ लगवा पाओगे। चलिए, तो एक तरीका था अमेरिका का न्यू कॉलोनियलिज्म कि आप क्या करो, आर्थिक सहायता दो, आर्थिक अनुदान दो, ऋण दो, लोन दो, और उन सब के माध्यम से क्या करो, किसी भी देश के ऊपर क्या कर लो, अपना कंट्रोल कर लो, नियंत्रण कर लो। ये तरीका अमेरिका ने अपनाया। आज की तारीख में वही तरीका जो अमेरिका ने अपनाया था, वही तरीका आज चीन अपनाया हुआ है। और चीन का वो तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं लोन ट्रैप की या डेब्ट ट्रैप की पॉलिसी, ऋण जाल की नीति। वो देशों को क्या कर रहा है, खूब दबा के लोन दे रहा है औने पौने दाम पर। देखो श्रीलंका की हालत क्या बनाई, बहुत कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज की आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की आप बात देखिए, जीते जाते एग्जाम्पल है। मालदीव की आप देखिए, मालदीव के हमने सहायता न की होती तो मालदीव में आज चीन अच्छे से बैठ गया होता। श्रीलंका खुद परेशान है चीन की वजह से,
कि कितना पैसा उसने लगा दिया, अब पैसा लौटाने के पास में श्रीलंका पैसा नहीं है। ये मैं बताऊंगा जब मैं ग्वादर पोर्ट वादे की बातें सब करूंगा, ग्वादर पोर्ट सबकी उसके चीन की चल रहे श्रीलंका प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा, उस समय चर्चा करूंगा उस समय। ठीक है दोस्तों, दैट्स क्लियर। तो ये हमने देखा न्यूक्रोलिज्म, ये अमेरिका ने तरीका अपनाया था और देशों पर कंट्रोल करने, नियंत्रण करने का, जिसमें उसने अपने एक अलायंस बनाया, नाटो मिलिट्री अलायंस, सैनिक गठबंधन था, जिसका लीडर कौन बना, अमेरिका। और किन कंट्री को साथ में लिया, कैपिटलिस्ट, जिनके अंदर कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था, उन देशों को साथ में लिया। इधर यूएसआर, जिसको द्वितीय विश्व कहा जाता था, सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था, यानी कौन देशों का, साम्यवादी या आपके मार्क्सवादी देशों का संगठन। इसका अपना ग्रुप क्या था दोस्तों, ग्रुप था इसका पूरा आपका वार्सा पैक्ट। इसने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दोस्तों क्या किया, इसने व्यू इंपीरियलिज्म को, वैचारिक साम्राज्यवाद को साथ लेके चला। वैचारिक साम्राज्यवाद, इनकी सोच ये थी कि अगर हमने किसी के यहां पर साम्यवादी क्रांति करा दी, यानी कि आपका क्या कराया, जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है वो करा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तोड़ दो अपनी जंजीरें। तो कहा कि अगर हमने सबको एक करा दिया, अपने साथ एक करके ले लिया, तो हम तो उनमें ताकतवर हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे, हम लोग एकदम नेतृत्व करेंगे पूरी दुनिया का। तो इन्होंने हर देशों में एक वैचारिक क्रांति कराने का प्रयास किया, एक साम्यवादी मार्क्सवादी क्रांति कराने का प्रयास किया। और केवल वैचारिक क्रांति नहीं, चाहे वो शस्त्रों से हो, चाहे वो विचारों से हो, कैसे भी हो, वहाँ पर उनको अगर हमने साम्यवादी बना दिया, समाजवादी बना दिया, तो उसकी लीडरशिप क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, पूरी दुनिया में हमारा क्या होगा, कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। तो इन्होंने अपनी दुनिया पर नियंत्रण बनाने के लिए जो पॉलिसी अपनाई, वो थी कौन सी, आपकी वैचारिक साम्राज्यवाद, यानी कि व्यू इंपीरियलिज्म को साथ लेकर चले। तो ये थी दोस्तों आपकी दूसरी दुनिया, सेकेंड वर्ल्ड। और इनके बीच में जो आपको युद्ध देखने को मिला वो क्या था दोस्तों, आपका कोल्ड वॉर, जो मैंने आपसे चर्चा की, यानी कि शीत युद्ध। दोनों के बीच में शीत युद्ध देखने को मिला। इस शीत युद्ध में समय समय पर उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन जाकर ये शीत युद्ध 90 में ख़त्म हुआ था। उससे पहले हम एक बात करते हैं, एक तो दुनिया ये थी, एक दुनिया ये थी, इससे अलग एक दुनिया और थी, जिसे तीसरी दुनिया कहा गया, थर्ड वर्ल्ड कहा गया। थर्ड वर्ल्ड कहा गया। वो थर्ड वर्ल्ड कौन सा था दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो तीसरी दुनिया थी, ये तीसरी दुनिया वो दुनिया थी जो बिल्कुल एक अलग सी दुनिया थी, पूरे विश्व से एकदम अलग सी दुनिया। ये वो कंट्री थे तीसरी दुनिया में, इधर तो हो गए आपके पूंजीवादी देश, इधर हो गए आपके साम्यवादी देश, और यहाँ देश थे आपके न्यूली फ्री कंट्री, नव स्वतंत्र राष्ट्र। नव स्वतंत्र राष्ट्र दोस्तों, ये वो कंट्री थे जो अभी अभी क्या थे दोस्तों, आज़ाद हुए थे, अभी अभी आपके क्या हुए थे, फ्री हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। किससे, औपनिवेशिक ताकतों से, पूरा जो आपका औपनिवेशिक देश थे उनसे अभी अभी क्या हुए थे, नवीन स्वतंत्र राष्ट्र थे। ये वो देश थे जो बहुत ही गरीब थे, कमजोर थे, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बेरोजगारी, तमाम तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं, आकांक्षाएं, ठीक है ना, अलगाववादी ताकतें, तमाम तरह की समस्या यहाँ पर थी। इनके साथ में दो बड़ी समस्या थी, एक तो अपनी सोवरेंटी को, यानी कि संप्रभुता को, जो लंबे संघर्षों के बाद प्राप्त की थी, उसको रोके रखना, उसको बचाए रखना, उसको प्रिजर्व रखना, अपनी संप्रभुता को बचाए रखना। और दूसरा आवश्यकता क्या थी, विकास करना, यानी कि डेवलपमेंट करना। कहते हैं दोस्तों, कमजोर के हर कोई कंट्रोल करने का प्रयास करता है। कमजोर है तो ना दबा लो, कमजोर का शोषण करो, गरीब हैं तो विकास की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता।
तो इन कंट्री के सामने दो समस्या थी, एक तो था अपनी संप्रभुता की रक्षा करना और दूसरा विकास करना। इधर जो ये कंट्री थे, चाहे आप अमेरिका की बात करो चाहे आप यूएसएसआर की बात करो, ये दोनों कंट्री अपना प्रभाव क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। दोनों ग्रुप पूरी दुनिया में प्रभाव को बढ़ा रहे थे। तो अमेरिका जैसा ये ग्रुप था, ये भी चाहता था कि जो ये कंट्री उसके ग्रुप में चले जाएं, और ये भी चाहते थे कि ये इस ग्रुप में चले जाएं। तो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका भी चाहता था कि ये कंट्री इसके ग्रुप में जाए, यूएसएसआर भी चाहता था कि ये सारे कंट्री इसके ग्रुप में जाएं। और ये कौन से कंट्री थे, हम इनकी बात करें तो कौन से कंट्री थे, इसमें थे आपके अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, इसके अलावा आपका एशियन कंट्री। यहां पे आपका कौन था दोस्तों, यूएसएसआर था। इसके अलावा आपका ईस्ट यूरोप, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा आपका वेस्ट यूरोप, ये सब कंट्री थे। यहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री, लैटिन अमेरिका, एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, ये सब कंट्रीज थे। अब इन्होंने कंट्री ने कहा कि अगर हम इन किसी भी ग्रुप में शामिल होते हैं तो हमारे सामने दो बड़े इशू हैं। पहला इशू, किसी भी ग्रुप में अगर शामिल होते हैं तो पहला इशू, हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो सॉवरेनिटी है वो नहीं रह जाएगी। अगर हम अमेरिका के ग्रुप में चले गए तो फिर हमको अमेरिका के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ेगा, अमेरिका के अकॉर्डिंग ही पूरा आगे को चलाना पड़ेगा। अमेरिका जैसे कहेगा, अमेरिका झंडा उठाओ, झंडा उठाना पड़ेगा। अमेरिका के गिरा दो, हमें गिराना पड़ेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू अमेरिका, अकॉर्डिंग टू यूएसए हमको अपना काम करना पड़ेगा। तो हमारी जो संप्रभुता, यानी कि हमारे जो अपने निर्णय है, संप्रभुता का अर्थ क्या है दोस्तों, व्हाट इज द मीन ऑफ सोवरेंटी? सोवरेंटी का मीन है कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज में निर्णय लेने की आज़ादी। और अगर हम इस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो उसका लीडर कौन है, यूएसए। फिर लीडर की बात माननी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं अपनी सोवरेंटी के साथ में अमेरिका के साथ समझौता करना पड़ेगा, अपनी सोवरेंटी को अमेरिका को देना पड़ेगा, और अमेरिका जैसे कहेगा वैसे हमको मानना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट? तो यूएसए के अकॉर्डिंग हमें बात को मानना पड़ेगा, अमेरिका के अकॉर्डिंग हमको बात को मानना पड़ेगा। तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कौन, ये कंट्री तैयार नहीं थे ग्रुप में जाने के लिए। पहली बात क्लियर दोस्तों, ना इस ग्रुप में जाने को तैयार थे, क्योंकि भाई लंबे संघर्षों के बाद, सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद आज़ादी पाई थी हमने, और इतनी आज़ादी पाने का फिर हम इन संगठनों को दे दें, इन ग्रुप को दे दें। खुद आपको याद होगा हमने क्या लिखा अपनी प्रस्तावना में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्योंकि जिस समय हमने यूएनओ और कॉमनवेल्थ के मेंबर बनने की बात कही तो आरोप लगा कि भारत ने अपनी संप्रभुता यूएनओ और कॉमनवेल्थ को दे दी है। तब हमारे नेहरू जी ने जवाब दिया था, नहीं, हम ऐच्छिक बने हैं, जब चाहें अलग हो जाए, जब चाहें जुड़े रहें। हमने कोई समझौता अपनी संप्रभुता से नहीं किया है। कहते हैं अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सैकड़ों हजारों लाखों कुर्बानियां देकर ये नेमत हमने पाई है, इसको हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो हमने कहा भैया नहीं, हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम बिल्कुल भी किसी ग्रुप के मेंबर नहीं बनेंगे। एक तो ये कारण था संप्रभुता की रक्षा करने का, कि हम कंट्री ने, यानी कि जो ये कंट्री थे न्यू फ्री कंट्री, इन्होंने इनका मेंबर होना ना स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट, विकास की आवश्यकता है, विकास की जरूरतें थी। हमें अपना डेवलपमेंट करना था, विकास करना था। और विकास के लिए एक मैं हमेशा बोलता हूं, कक्षा में अक्सर मैंने बोला है, इफ़ यू वांट टू डेवलपमेंट तो टेक द गैप विद द डिस्प्यूट। अगर विकास करना है तो विवादों से दूर रहना है, झगड़ों से दूर रहना है, फालतू की राजनीति, फालतू की पॉलिटिक्स से दूर रहना है।
दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, उससे आपको याद आएगा। आपको मैं स्कूल डेज में ले चलता हूँ। स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में क्या होता था, कक्षा के अंदर एक दो ग्रुप होते थे। एक ग्रुप, जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक ग्रुप इन गांव वालों का, एक ग्रुप इन गांव वालों का, और वो आपस में हमेशा क्या होते थे, लड़ते रहते थे। इनकी कुछ ना कुछ चलती रहती, ट्रेशन चलती रहती थी, मार पिटाई या स्टंट चलते थे। क्लास के बाद में साइकिल पे दौड़ लगाना, साइकिल पे स्टंट करना। थोड़े बड़े हुए तो फिर बाइक्स स्कूटर्स होने लगे, उन सब पे करना। क्रिकेट में मतलब बहुत कुछ ऐसा चलता रहता था, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना ग्रुप्स के अंदर। लेकिन 3-4 बच्चे को जैसे होते थे, उनका छोटा सा ग्रुप होता था, वो चुपचाप स्कूल में आते थे, क्लास में आते थे, पूरी क्लास अटेंड करते थे। बीच में जब ब्रेक होता था तो ब्रेक में लंच बॉक्स बैग से निकालते थे, खाते थे, पानी की बोतल लेके आते थे, पानी वानी पिए, खाना वाना खाए। स्कूल में जब बाद में वंदे मातरम हो विद्यालय में तो अपना घर चले गए। ठीक है, अब देखिएगा, जो वो दो ग्रुप थे जो लड़ते थे, उनमें मोस्टली कौन लड़के में देखें, कोई गांव के प्रधान का बच्चा है, कोई किसी बिजनेसमैन का बच्चा है, किसी के यहाँ खेती अच्छी होती है। उस तरह के जिनको तनाव नहीं है भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हें पता है कोई बात नहीं, अगर नहीं कुछ बने, नहीं कुछ करा, खेती तो है ही, पापा प्रधान तो है ही, दुकानदारी तो चली रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन जो 3-4 बच्चों को देखता था, या तो स्थिति बहुत, पारिवारिक स्थिति कमज़ोर थी, उनको पता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब, उस थोड़ी वो काम कर रहे थे। या उनके पिताजी जॉब करते थे, उनको पता है जॉब ही करनी है, तो जॉब के लिए पढ़ना है तो अच्छी जॉब करनी है। तो वो फालतू की उस टेंशन्स में, जो वो क्या कहते हैं उसको, आपस में ग्रुप के भी चलता है ना, कहते हैं वो, मैं भूल गया बच्चे बोलते आप लोग, अब दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन फालतू का शो ऑफ कह लीजिए, जो शो ऑफ एक दूसरे सामने करते थे, फालतू की जो टेंशन चलती थी, फालतू का जो एटीट्यूड है उससे दिखाया जाता था, उससे वो बच्चे दूर रहते थे। एक बार आज उन लड़कों के बारे में देखिए वो कहाँ पर हैं। आपके फ्रेंड्स होंगे कुछ, उनका जानकारी कीजिए वो कहाँ पर हैं, या आप वैसे ही होंगे, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वैसे ही होंगे। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो उस समय ऐसे करते होंगे, लेकिन बाद में कोई घटना घटित हुई होगी, नहीं अब पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम, आप पढ़ाई में लगे होंगे। हर तरह के बच्चे हैं। तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो मोड़ देती हैं। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि इनको ग्रुप में जाना नहीं था। ग्रुप में जाते तो फालतू के जो इन दोनों के बीच में वो कोल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, उसमें उलझना पड़ता, कोल्ड वॉर में जाना पड़ता। कल को अमेरिका, जैसे मान लीजिए कहीं पर यूएसएसआर गया कि हम यहाँ से तेल निकालेंगे, तो अमेरिका जाके अपनी सेना लगा देता था चारों ओर कि तुम यहां से तेल नहीं निकालोगे, वापस जाओ। अब अमेरिका अकेला थोड़ी जाता था, अमेरिका का पूरा गैंग जाता था, पूरा ग्रुप जाता था। तो कल को अगर इंडिया अमेरिका ग्रुप में चला जाता तो अमेरिका कहता झंडा उठा ले, चलो रशिया को रोकना है, जाके इंडिया में अपनी आर्मी को भेजता। करना क्या है, बस तेल नहीं निकलने देना। हाथ पल्ले क्या लगा, कुछ नहीं। वहां 6 महीने तक जाके खड़े रहे, और 6 महीने तक हमारी आर्मी खड़ी रही, लेके कुछ नहीं आई, खर्चा ही खर्चा केवल हुआ। तो ऐसे विवाद में पड़ने का कुछ लाभ है नहीं। और ये तो अपनी सुपरमेसी की, वी आर द सुपीरियर, वी आर द सुपीरियर, हमें सुपीरियर दिखाने था, क्योंकि हमारे सुपीरियर दिखाने की कंडीशन थे ही नहीं। वी आर द वीक, हम कमजोर थे। और इसमें कोई बुराई नहीं कि हम कमजोर को स्वीकार कर लेना। जो वर्तमान हालात परिस्थिति को स्वीकार करके भविष्य के सपने देखे। आप आज कमजोर हो तो कमजोर मान लो, आप लोग मैं तो तगड़ा हूं आज भी, फिर कहीं भी लड़ जाओगे, पिटोगे, मरोगे। कमजोर हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रहना है। अब परिश्रम करेंगे, आज से खूब पुशअप करेंगे, खूब डंड लगाएंगे, खूब डंड पेलेंगे, खूब अच्छे से करेंगे, तगड़ा हो जाएंगे, फिर अपना लड़ेंगे, फिर करेंगे कुश्ती जितनी करनी है। अब नहीं करेंगे हम कुश्ती, क्योंकि अभी कमजोर है। क्लियर? तो बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी, एक नीति थी कि हमको इस ग्रुप में नहीं जाना है। एक तो कारण संप्रभुता की रक्षा करना है, दूसरा फालतू के विवादों से दूर हटकर विकास पर बल देना है, विकास पर फोकस करना है, पहली बात। तो ये सीधी मैं इसको बोलता हूं कि ये इन देशों की, इन कंट्री की जो विकासशील अविकसित देश थे, इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, इनकी एक नीति थी। नीति क्या थी कि हमको एक तो क्या करना है, विकास पे फोकस करना है,
और विकास फोकस करके पूरा पूरा इस झगड़े से दूर रहकर। और दूसरा क्या, अब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या, अगर हम एक ग्रुप का पार्ट बन जाते, मान लो हम यूएसएसआर के साथ हो जाते, तो इसका मतलब ये था कि यूएसएसआर की तो हमको सहायता मिलती, लेकिन साथ ही एक दुश्मनी भी मिलती है अमेरिका की, हाँ या ना। तो हमने रणनीति बनाई कि ना तो हम अमेरिका की दुश्मनी लेंगे और ना हम यूएसएसआर की दुश्मनी लेंगे, हम दोनों को गोली देंगे और दोनों से क्या करेंगे, सहायता लेंगे। अमेरिका ने कहा कि भैया हमारे ग्रुप में आ जाओ, मन तो बहुत है आपके ग्रुप में आने का, लेकिन क्या करूं, खाना नहीं है। अमेरिका ने खाना हमसे ले लो, थैंक यू सर, लेकिन हम लौटाएंगे आपका, हम खाएंगे ऐसे नहीं, हम लौटाएंगे आपका, आज आप हमें खिला रहे हैं, कल को हम आपको खिलाएंगे। पैसा आ गया किससे, अमेरिका से। अमेरिका से आ गया तो यूएस को पता चला कि भैया इंडिया तो यूएसए के इन्फ्लुएंस में जाने लग रहा है, तो यूएसआर ने कहा ये तो गलत बात है, इंडिया आप केवल अमेरिका से हेल्प ले रहे हो, हमसे नहीं लोगे। हमने कहा हमने आपको कब मना करा, आप भी दे दीजिए। तो हुआ क्या, इससे विकास में हमें दोनों की सहायता मिली, अमेरिका की भी यूएसआर की भी। एक ग्रुप में शामिल हो जाते तो किसी एक की सहायता नहीं मिलती और दूसरे की शत्रुता मिल जाती। तो सीधा सीधा मैं तो ये बोलता हूं, इन कंट्री ने दिमाग लगाया और नीति अपनाई, लेकिन ये नीति अकेले अकेले लेके चलते तो खत्म हो जाते। तो इन्होंने एक संगठन जैसा बनाया जिसका नाम रखा है इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम, इन्होंने नाम को एडॉप्ट किया। तो जो नाम था, नाम को मैं कहूं, नाम एक तो आंदोलन था, एक संयुक्त आवाज थी किसकी, इन नवीन स्वतंत्र राज्यों की, कि बस अब शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत शोषण हो चुका है, अब हम साथ हैं, हम इकट्ठे हैं। यही तरीका है दोस्तों, ताकतवर के सामने संयुक्त होकर ही लड़ा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कलयुग के अंदर संघ में शक्ति है, संघ शक्ति कलयुग है, यानी कि मिलजुल कर संघ में शक्ति है, इंडिविजुअल नहीं कर पाओगे। बुरी ताकतों से लड़ने के लिए आपको एक साथ आना पड़ेगा, जो अच्छे लोग हैं। नहीं आओगे तो एकला चलो का नारा यहाँ पे लागू नहीं होगा। एकला चलो का नारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल मन के अंदर हो सकता है कि मुझे अपनी इच्छाओं को ठीक करना है, अपनी बुरी आदतों को ठीक करना है, वहाँ तो आप हो सकता है एकला चलो, लेकिन साथ लेके चलना पड़ेगा, ग्रुप में चलना पड़ेगा, क्योंकि संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में संघ के अंदर शक्ति है, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगली बात, तो नाम था यानी कि आंदोलन था। दूसरा क्या था, एक नीति थी। नीति क्या, किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना, विवादों से दूर रहना, विकास पे फोकस करना, फालतू की पॉलिटिक्स में उलझना नहीं है। और दूसरा क्या था दोस्तों, विकास के लिए दोनों की सहायता मिलना, दोनों की हेल्प मिलना। तो इन कारणों से हमने क्या किया, किसी भी ग्रुप में हम मेंबर नहीं बने, किसी भी ग्रुप के हम सदस्य नहीं बने। इसको दोस्तों हम एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक मैप आप देखिए, मैं मैप भी लाया हूं आपके लिए। कुछ हद तक हम इसको मैच कर सकते हैं दोस्तों। जो ये कंट्री हैं ब्लू कलर वाले, ये वो कंट्री हैं जो आपके नाटो का पार्ट थे। नाटो, ये नाटो का पार्ट थे दोस्तों। ये भी आपका, ये भी, और आपका जापान भी नाटो का। ये दोस्तों आपके यूएसएसआर का पार्ट, यूएसएसआर का जो वार्सा पैक्ट था। और ये वो कंट्री दोस्तों जो आपके नाम, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम के मेंबर थे। या तीसरा दुनिया, जो तीसरी थर्ड वर्ल्ड था, वो ये वाला वर्ल्ड था, तीसरी दुनिया। ठीक है दोस्तों, तीसरी दुनिया। क्लियर? तो ये आपको दुनिया दोस्तों देखने को मिली। ये दुनिया आपने देखा, ये आपका मैप के थ्रू हमने देखा। दोस्तों नाटो आप देख रहे हैं, नाटो जो ग्रुप की मैं बात कर रहा था, नाटो पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसका स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका कार्यालय है। 10th में 29 इसके मेंबर हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक है दोस्तों। अगला आपका दोस्तों वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्सा पैक्ट 1955 में हुआ था, 91 तक चला था। ये भी एक मिलिट्री अलायंस था और इसका जो मोटो था यूनियन ऑफ पीस एंड सोशलिज्म। उस समय इसके मेंबर की अगर हम बात करें तो ये सब उसके कंट्री के क्या थे, वर्सा पैक्ट के मेंबर थे, लेकिन ये समाप्त हो गया था 1 जुलाई 91 में। अभी हम बात करेंगे 91 में क्यों हो गया था, क्या कारण था, वो भी हम चर्चा करेंगे। वर्सा पैक्ट को समाप्त करने के बाद नया संगठन बनाया गया। नया संगठन क्या था दोस्तों, नया संगठन था आपका सीटो। सीटो यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका संगठन नया बनाया गया। ये 15 मई 1992 को बना था। मिलिट्री अलायंस था। इसका हेडक्वार्टर रशिया मॉस्को में था। 6 मेंबर इसके हैं दोस्तों, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन। और दोस्तों ये आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका दोस्तों हेड ऑफिस जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया। मेंबरशिप 120 और 17 इसके क्या दोस्तों ऑब्जर्वर हैं यानी पर्यवेक्षक हैं। ये जो दोस्तों आपको प्रथम विश्व द्वितीय विश्व की जो स्थिति रही, ये स्थिति रही आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके 1990 तक। लेकिन 1990 में एक बड़ी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला। वो घटना क्या थी उसको जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं।